हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपके चैनल बायो विद तोशी मैम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे और अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका आगे का लेक्चर, आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय आधार का प्रमाण। ठीक है, तो आप सब को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो आओ हम देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारा आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय आधार। तो आपको पता होगा ना कि आनुवंशिकता क्या होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर आते हैं उसी को हम कहते हैं, जो आता है माता पिता से हमारे संतान में, उसी को हम कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, अब इसका गुणसूत्र से क्या प्रमाण होता है, क्योंकि गुणसूत्र पर ही क्या होते हैं, आपके जीन होते हैं। ठीक है, और जीन ही होता है जो माता पिता से कैरेक्टर को संतान में लेके आता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय आधार की वैज्ञानिक या प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम कोशिका विभाजन से संबंधित तथ्य करते हैं। तो आपको पता होगा कोशिका विभाजन कैसे होता है। जैसे 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये सब हमारे कोशिका विभाजन के समय जब होता है तो ये चारों फेज वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, और 2 मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो मियोसिस जो होता है मतलब अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बेटा कि जो आपके 2n सेल होता है, मतलब कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में वो हैप्लॉइड हो जाता है, 2n से n बन जाता है। जबकि जब आप समसूत्री को, उसका समसूत्री का मतलब होता है कि समान, जैसे जो मदर फादर में है वही आपके बच्चे में आएगा। अगर 2n मदर है, अगर 2n आपका पेरेंट है तो जो आपका जायगोट बनता है, या सॉरी जो आपका सेल बनेगा वो भी कैसा होगा, वो भी डिप्लॉइड ही होगा। ठीक है, अर्धसूत्री में हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब 2n से n हो जाता है। जबकि जब आप समसूत्री विभाजन की बात करते हो तो वहाँ पे डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनता है। ठीक है, जो नई कोशिका बनती है वो भी डिप्लॉइड ही बनती है। ठीक, तो अब देखो जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ही काम करता है, मतलब यही 4 फेज वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जब आप अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हो तो यहाँ पे 2 बार विभाजन होता है। ठीक है, एक बार प्रोफेज में होता है, मतलब 2 बार ये क्रिया होती है। तो प्रोफेज में आपके 5 फेज अलग से हो जाते हैं। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये आपके प्रोफेज में होता है और ये इसको हम कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, 2 बार विभाजन होगा तभी 4 सेल्स बनते हैं। 1 बार 2 बनेगा, फिर 1 बार 2 सेल बनते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज में आपका हो गया। फिर उसके बाद प्रोफेज, अर्धसूत्री विभाजन की हम बात करें। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज आपका आपने, मैं उम्मीद करती हूँ आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 बार विभाजन हुआ। पहले बार प्रोफेज में 5 विभाजन होगा। ठीक है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 विभाजन आपके प्रोफेज में हो जाते हैं। प्रोफेज लेवल खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट, ये हम पहली बार यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो एनाफेज फर्स्ट होगा। ठीक है, 2 बार विभाजन होगा। मैंने आपको बताया अर्धसूत्री में 2 बार विभाजन होता है, तो एक बार एनाफेज 1 फिर एक बार एनाफेज 2। तो यहाँ पे एनाफेज 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉइड सेल से क्या बन जाएगा, जैसे माता पिता से n नंबर मिलता है तो 2n हो जाता है। तो 2n से हमारा जो सेल बनेगा वो n ही बनता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सेल बनेगा 2n से वो n नंबर में बनता है। ठीक है, वो हैप्लॉइड होता है, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है अर्धसूत्री विभाजन में। कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक, देखो अब कह रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पाश्चावस्था को हम कहते हैं एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, के समय समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण मंडल के पृथक्करण के नियम के अनुरूप ही होता है। अतः समजात गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स एवं इनके द्वारा निर्धारित लक्षणों का पृथक्करण युग्मों के निर्माण के दौरान ही होता है। तो जब आपके गैमेट्स बनते हैं उसी समय क्या होता है, इनका विभाजन भी हो जाता है, उसी समय सेल का भी विभाजन हो जाता है। और किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन के। एक चीज़ और देखो, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये गोनैड्स में ही होता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। दैहिक कोशिकाओं में, सोमैटिक सेल्स में आपके अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, वहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि समसूत्री विभाजन कहाँ होता है और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है। ठीक, देखो अब कह रहे हैं कि ये आपके, ये जैसे मंडल का आपने पृथक्करण का नियम पढ़ा था ना, ये उसी के बेस पे होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो फिगर में क्या कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण के समय समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण और विसंयोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो गुणसूत्र हैं ये अब अलग अलग भागों में टूट जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि एक कोशिका में समजात गुणसूत्रों के 2 जोड़े हैं और बी में G2 अवस्था में गुणसूत्रों का क्या हो रहा है, द्विगुणन हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, द्विगुणन हो रहा है, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अर्धसूत्र प्रथम की पश्चावस्था में समजात गुणसूत्रों को अलग होकर 2 संतति कोशिकाओं में प्रवेश होता है। तो इसी प्रकार द्वितीय मध्यावस्था मेटाफेज सेकंड, जैसे यहाँ पे आपने बात किया था एनाफेज फर्स्ट का, वैसे यहाँ पे ये एनाफेज मेटाफेज, देखो पहले प्रोफेज था, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, तब टीलोफेज था। तो यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट की बात हो रही है, तो एनाफेज के बाद टीलोफेज हो जाएगा। ठीक है, 4 था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो एनाफेज फर्स्ट के बाद टीलोफेज अवस्था भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड में भी यहाँ पे प्रोफेज हो जाएगा, प्रोफेज सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोफेज सेकंड के बाद आएगा मेटाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड में फिर अब देखो क्या हो रहा है कि इसी प्रकार फिर मेटाफेज या द्वितीय मध्यावस्था के दौरान समजात गुणसूत्रों के युग्म मध्यावस्था प्लेट पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि मातृक या मैटरनल एवं पैटर्नल गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से आमने सामने ध्रुवों की ओर अभिमुख होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों के समजात जोड़े कोशिका विभाजन के दौरान मध्यावस्था में विभिन्न स्थितियों में व्यवस्थित होते हैं। तब ऐसी स्थिति में मात्र पित्त लक्षणों के बीच स्वतंत्र अभिव्यूहन द्वारा संयोजनों के बनने की संभावना होती है। अब मेटाफेज सेकंड स्टेज आ जाएगा। तो मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं। ठीक है, मतलब जो मैटरनल और पैटर्नल गुणसूत्र आपस में स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, ध्रुवों पर क्या होते हैं, एक दूसरे के सम्मुख आके बैठ जाते हैं। और ये क्या होता है, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम जैसे होता है ना कि ये एक दूसरे पे स्वतंत्र है कि उनको अपने खुद, जैसे मैंने आपको बताया था स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम में, ये आपके पास खुद की चॉइस होती है कि आप कॉफ़ी के या कोल्ड ड्रिंक के साथ में कौन सा जूस लेना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंगो जूस के साथ आप कौन सी कॉफ़ी ले रहे हो या कौन सा आइसक्रीम ले रहे हो, तो ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कौन सा लोगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो ये अपना स्वतंत्र रूप से किसके साथ उनको जाना है वो खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब देखो चित्र में अर्धसूत्री विभाजन 1 की मध्यावस्था में गुणसूत्रों के 2 जोड़ों को मध्यावस्था प्लेट पर स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होते दिखाया गया है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन पहला हो गया। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है ना, मैंने आपको बताया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट की बात हो रही है। तो एनाफेज फर्स्ट में देखो ये माता के गुणसूत्र हैं, मान लो ये पिता के गुणसूत्र हैं। ठीक है, अब इनके क्रोमोसोम आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि समजात गुणसूत्रों के 2 युग्म, अब ये होगा एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, या ये अवस्था भी बन सकती है। ठीक है, जैसे ये या तो ओवरलैप कर जाए एक दूसरे को, माता का जो माता का है वो पिता का आ जाए और जो पिता का है वो माता के साथ आ जाए। और यहाँ पे एक संभावना ये भी बन सकती है कि माता का माता के साथ ही रहे, पिता का पिता के साथ भी रहे, मतलब 2 संभावना यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, अब कहना है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या एनाफेज में क्या हो सकता है कि ये जो 2 हमारे गुणसूत्र थे ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग बढ़ जा रहे हैं, माता के अलग और पिता के अलग अलग हो जा रहे हैं। ऐसे ही ये मियोसिस सेकंड था, एनाफेज में हो रहा है, और ये एक ये स्टेज भी बन सकती है। ठीक है, ये जैसे ये देखो ये पिता का है ना, तो पिता का पिता के साथ ही रह जाए और माता का माता के साथ ही रह जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। देखो यहाँ पे जो था ये पिता के पास था, तो ये पिता वाला माता के पास आ जाए और माता वाला पिता के पास हो जाए, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, और ये जर्म सेल्स ऐसे अलग अलग बन सकते हैं। अब देखो क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की मध्यावस्था में गुणसूत्रों को 2 जोड़े को मध्यावस्था प्लेट पर स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होते दिखाया गया है। पहली संभावना में
पहली संभावना में बाईं ओर गहरे रंग का लंबा और हल्के रंग का छोटा गुणसूत्र एक साथ विसंयोजित हो रहे हैं। दूसरी संभावना में दाईं ओर गहरे रंग का लंबा गुणसूत्र गहरे रंग के गुणसूत्र के साथ पृथक हो रहा है। ठीक है, इसके फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन के अंत में 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। जैसे कि हमने देखा था कि अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से 4 सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे 4 सेल का निर्माण यहाँ पे हो जा रहा है। 4 प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों व जीन की संख्या पैतृक कोशिका की अपेक्षाकृत आधी होती है। तो जैसे मान लो आपके पैतृक में 2n था, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर डिप्लॉयड नंबर में था तो उसका हैप्लॉयड वो बन जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि गुणसूत्र के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, देखो तो क्या पहला कार्य क्या है कि गुणसूत्र का विभाजन केंद्रक विभाजन को सुनिश्चित करता है। तो जो हमारे गुणसूत्र होते हैं इसका विभाजन कहाँ होता है, केंद्रक विभाजन को सुनिश्चित करता है। मतलब केंद्रक के अंदर ही आपका गुणसूत्र होता है, केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो जब केंद्रक का विभाजन होगा उसी समय ही क्या हो जाएगा, गुणसूत्र का विभाजन भी हो जाता है। कह रहे हैं कि ये डीएनए या जीन के वाहक होने के कारण आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। ठीक है, जैसे कि डीएनए ही होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र में ही जीन मोतियों की माला के रूप में लगे रहते हैं। तो ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कराते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है कि ये जीवों में संपन्न होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, जैव विकास तथा विभिन्नताओं को भी नियंत्रित करते हैं। तो जो जीव जगत में, जो जीवों में क्या होता है, हमारे जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि भोजन का पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं में आती हैं। भोजन का पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण तंत्र, ये सब जैव रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारे कार्य भी ये गुणसूत्र संपन्न कराता है। म्यूटेशन, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि म्यूटेशन भी कराता है। ठीक है, जैव विकास तथा विभिन्नताओं को भी नियंत्रित करता है। तो गुणसूत्र ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। कौन कौन से, जैव रासायनिक क्रियाओं को, उत्परिवर्तन को, जैव विकास को, ये सारी चीज़ें कौन नियंत्रित करता है, गुणसूत्र नियंत्रित करता है। ठीक है, अब कहना है कि लिंग गुणसूत्र जीवों में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, जैसे नर में XY और मादा में XX होता है ना, तो इसका भी निर्धारण कौन करता है, गुणसूत्र ही करता है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा क्या कह रहा है कि पाँचवा, केंद्रक में पाई जाने वाली केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के निर्माण के लिए गुणसूत्र के हेट्रोक्रोमैटिन क्षेत्र आवश्यक होता है। तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, मतलब केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका होती है। तो केंद्रिका के निर्माण के लिए भी जो गुणसूत्र का हेट्रोक्रोमैटिन क्षेत्र होता है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के लिए। अगला कह रहा है कि अपनी संरचनात्मक व संगठनात्मक विशिष्टता में परिवर्तन आने पर ये नए लक्षणों युक्त जीवों को उत्पन्न करते हैं। जैसे जो गुणसूत्र होता है यही क्या होता है, म्यूटेशन को लेके आता है, वेरिएशन लेके आता है। जैसे भी आप जो भी माता पिता को देखो और बच्चों को देखो, और जैसे आप हो और आपके भाई बहन हैं, तो आप देखो आप में क्या है, कोई कहीं से कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को आपको मिल जाती हैं। ठीक है, कोई भी संतान या आपके कोई भी भाई बहन एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं पूरी तरीके से। अगर आप जुड़वा भी हो तो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो ये जो अंतर आता है, ये जो उत्परिवर्तन होता है, ये जो म्यूटेशन की क्रिया होती है, ये कौन कराता है, ये गुणसूत्र ही करवाता है। ठीक है, गुणसूत्र के द्वारा ही ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब देखो ये नोट में क्या कह रहा है कि गुणसूत्र का निर्माण जो होता है, डीएनए लगभग 40% होता है। गुणसूत्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा डीएनए होता है 40%, उसके बाद आरएनए 1 से 10% होता है, और हिस्टोन प्रोटीन 40 से 50%, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगभग 10% से मिलकर बना होता है। तो गुणसूत्र का निर्माण कैसे हो सकता है, 40% डीएनए, 1% आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन 40 से 50% तक होता है। ठीक है, अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, आनुवंशिकी में मार्गन का योगदान। ठीक है।